उपचुनाव में अगर अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश अगर से बीजेपी फिर जीत जाती है तो ये चीज़ें इनको और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्हें लग जाएगा कि यही फार्मूला हमारे लिए कामयाब हो रहा है, इसी फार्मूले को अब आगे बढ़ाओ। इनके पास दूसरा तो कोई फार्मूला है नहीं, ना काम करने का फार्मूला है, ना विकास का फार्मूला है, ना दिखाने के लिए कुछ है, ना किसी और तरीके से कुछ है कि हम करें तो करें क्या। अल्टीमेटली वही, जब उन्हें हिंदुत्व के मुद्दे पे वोट मिल रहे हैं तो विकास का नाम क्यों लेंगे, वो रोजगार क्यों देंगे, वो शिक्षा स्वास्थ्य क्यों देंगे। जब आपको वोट ही मिल जा रहा है हिंदुत्व के मुद्दे पे, तो ना वो अस्पताल बनाएंगे, ना वो शिक्षा बनाएंगे, ना वो स्कूल बनाएंगे, ना वो कॉलेज बनाएंगे, ना वो पढ़ाई लिखाई का खर्चा कम करेंगे, ना वो किसी और चीज़ में, ना वो आपको रोजगार देंगे। जब आपको पता है कि बेरोजगारी की पूरी फौज जो है वो तैयार है हमारे पीछे बीजेपी करने के लिए, तो फिर वो क्यों किसी को कुछ देंगे। जब आपका कोई व्यक्ति बिना कुछ खाए पिए आपका काम करने में लगा होगा तो आप उसे 4 रोटी क्यों दोगे, नहीं दोगे ना। 4 रोटी आप उसे तभी दोगे जब वो आपका काम करने से मना कर देगा, तब आप कहोगे अच्छा भाई तू 4 रोटी भी ले और मेरा काम कर, जाहिर सी बात है। तो फिलहाल इनको ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही, उन्हें दिख रहा है कि हमारा काम तो हिंदुत्व के मुद्दे पे चल रहा है, तो चले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जिस दिन ये नशा उतरेगा उस दिन लोगों को पता चलेगा कितना खो चुके होंगे, वो क्या हालत कर चुके हैं वो अपनी और अपने घर परिवार की। अब सीधी सी बात है, इसका धार्मिक उन्माद का सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है ना, रामगोपाल मिश्रा लोगों के बहकावे में आके, उकसावे में आके चढ़ गया दूसरे की छत पे, गोली खा ली, अगला तो गया जान से, मिला गया उसे 10 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी का वादा करा गया है उसके परिवार के किसी व्यक्ति को, दूसरा उसे एक घर दिया जाएगा। ठीक है जी, सरकार में उसके परिवार में व्यक्ति कौन है, उसकी वाइफ, वो अनपढ़, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, उसके बूढ़े माँ बाप, उनकी एज सरकारी नौकरी लायक है नहीं, उसका बच्चा वो 1 साल का है, तो सरकारी नौकरी करेगा कौन, लाभार्थी कौन बनेगा, जैसे आता उसकी वाइफ ही बनेगी ना, और उसकी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है तो उसे मिलेगा क्या, चपरासी की नौकरी, कलेक्टर की नौकरी तो मिलने वाली है नहीं। अब चपरासी बन के जिंदगी भर दुनिया के वो चाय पिलाएगी, झूठे बर्तन उठाएगी, उनके गिलास उठाएगी, पानी के गिलास उठाएगी, तो फिर क्या उसकी जिंदगी रहेगी भाई, और उसका हमेशा के लिए आदमी चला गया, क्या मिला उसे। तो इसी तरह जब बाकी लोगों को समझ आएगी ना कि हमारा कोई दंगों में शामिल नहीं होना, हमें इनके बहकावे में नहीं आना, उसी दिन इसकी बीजेपी की राजनीति उसी दिन ठप हो जाएगी। आपने बताया था कि बीजेपी के विधायक ने जो है अपने नेताओं पर FIR लिखाई है। बिल्कुल जी बिल्कुल, आज तो वो कुछ और कह रहे हैं। बिल्कुल कहेंगे ही, हाँ। यही एक्सपेक्टेड था हमें, सीधी सी बात है। एक छोटा सा व्यक्ति जब किसी के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और वो सीधा थाने में पहुंच जाता है रिपोर्ट लिखवाने, रिपोर्ट लिखी जाती है, उसके बाद सामने पता चलता है कि सामने वाला जो पार्टी वो तो बहुत हैवी है, तो क्या करेगा बेचारा, कंप्रोमाइज करेगा, अपने बयानों से मुकरेगा। सीधा सा उदाहरण आपको देता हूँ, आपको याद होगा पिछले से पिछले साल आपको मध्य प्रदेश में घटना हुई थी, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने एक इंजीनियर को मारा था, PWD के इंजीनियर को बैट से उसकी पिटाई करी थी, और बाकायदा उसकी साफ क्लियर वीडियो थी, कैलाश विजयवर्गीय का बेटा जो है हाथ में, आकाश विजयवर्गीय हाथ में बैट लेके उसकी पिटाई कर रहा है। वीडियो सबने देखी, सबने क्लियर देखा कि हाँ उस तरह से किस तरह से उसकी पिटाई करी। मामला दर्ज हुआ, कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में पहुंचने के बाद वो इंजीनियर मुकर गया, साहब मुझे नहीं पता, मेरे तो पीछे से आके कोई बैट मार गया, मैं नहीं जानता कि कौन था। अब क्या उसकी हिम्मत थी कि वो सामने खड़ा रह सकता था। अब एक विधायक ने जब उसकी पोल खोल दी है तो जाहिर सी बात है पूरे प्रशासन का, अमले का सारा उसके ऊपर प्रेशर पड़ गया होगा, भाई तूने ऐसा कर दिया, हमारी तो तूने मिट्टी पलीद कर दी, हमारी तो तूने सारी इमेज खराब कर दी, तो जाहिर सी बात है वो बयान से मुकरेंगे। और बीजेपी की खासियत है ये तो बयानों से मुकरना, झूठ बोलना, ये तो उनका यू टर्न लेना, ये खासियत है। लेकिन जो सच्चाई एक बार बाहर बयान होनी थी वो तो हो गई ना, आ गया सामने, सब कुछ सामने, अब आप उस पर लीपापोती करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश यादव तो उनके ही बयान को मुद्दा बनाए हुए थे और बिल्कुल बार वो चीजें करे, तो क्या लग रहा है इस वजह से उन पर दबाव बनाया गया? बिल्कुल बनाया गया, क्योंकि विपक्षी आज अच्छे खासे बैठे बैठाए मुद्दा लग गया। अभी तक तो यही करा जा रहा था कि हिंदू को जो है रामगोपाल मिश्रा को मुसलमानों ने मारा है, एक तरफा कार्रवाई चल रही थी। अब जब दोनों तरफ से मामला सामने आया कि दोनों तरफ के लोग इन्वॉल्वमेंट थे, और आपने वो स्टिंग ऑपरेशन भी देखा दैनिक भास्कर का, जिसमें उसमें बाकायदा कहते हुए कहा गया कि यार हमें 2 घंटे की सिर्फ वो थी, हमें तो छूट कम दी, अगर वो पुलिस वाले गद्दारी नहीं करते तो हम तो फिर अच्छी तरह बैंड बजा देते, पूरा महाराजगंज जला देते। साफ दिखाया गया ना, सबने देखा उस चीज़ को, तो फिर वही चीज़ अब जब खुल के सामने आ गई तो जाहिर सी बात है उन्हें यूटर्न तो लेना था। उनकी सारी बिछी बिछाई पिच पे, सारी स्क्रिप्ट पे उनके पानी फिर गया, तो जाहिर सी बात है नाराज तो होंगे ही होंगे, यूटर्न तो लेना ही पड़ेगा। एक MLA ही तो या फिर आफ्टर ऑल MLA कोई मुख्यमंत्री से ज़्यादा नहीं है, मंत्री से ज़्यादा नहीं है, अमित शाह जी से ज़्यादा नहीं है, मोदी जी से ज़्यादा नहीं है भाई, उनके पीछे पूरी सेना खड़ी हुई है इस बात का। दूसरा एक और उदाहरण देता हूँ आपको, राजस्थान में आपको याद होगा RSS की सभा हो रही थी, वो शोर शराबा मचा रहे थे लोग, उसी का हिंदू और RSS से जुड़ा हुआ व्यक्ति नसीब सिंह चौधरी उनको जाके टोकने गया कि भाई शोर शराबा मत करो, तो उसने उनके साथ मारपीट करी, तो बदले में उसने उनके साथ मारपीट करी, इमीडिएट उसके घर पे बुलडोजर चला दिया गया। क्यों कि तूने RSS की खिलाफत कैसे करी। और शुरू में क्या दिखाया गया, नसीब चौधरी, उसको हाईलाइट करा गया कौमा मार के कि नसीब अक्सर मुसलमानों में भी नाम होता है, तो बार बार उसे ये शो कराया गया कि ये मुसलमान हो सकता है, लेकिन जब उसका पूरा नाम सामने निकल के आया तो वो निकला नसीब सिंह चौधरी। अब उस मसले में क्या है, ये लोग कभी किसी की सहन कर सकते हैं, जो इनकी आंखों में आग डाल के बात कर ले, चाहे वो इनकी पार्टी का हो चाहे वो गैर पार्टी का हो, ये कभी सहन नहीं करेंगे किसी भी किस्म से, और जाहिर सी बात है उसे दबाएंगे ही दबाएंगे। अब चुनावों में इनको नुकसान होता हुआ साफ दिख गया कि हमारी तो सारी पोल पट्टी खुल गई है, हमने तो जितना इन्हें तैयार करा था ताश का महल, वो सारा हमारा ढह गया, दैट्स ऑल।
तो जो थाना प्रभारी सस्पेंड हुए थे कल, जी। आपने जो स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हो, उसमें उनका भी बयान था और वो कह रहे थे कि हाथ हिलाने का एक इशारा था केवल, और एक ऐसी वो काफ़ी जांच की बात थी जी। और वो इतना बड़ा चीज़ बन गई, वो काफ़ी डीप जा रहे थे, जी। लेकिन वो चीज़ें पूरी नहीं हुई, जांच पूरी नहीं हुई उस तरीके। जांच पूरी होगी भी नहीं। हाँ। जांच में अल्टीमेटली यही निकलेगा कि जिस तरह से भीड़ जो है वो जुलूस निकाल रही थी और उसके बाद इस तरह से भीड़ बेकाबू हो गई, दूसरी भीड़ ने दूसरे पक्ष ने पथराव कर दिया, अल्टीमेटली जांच 4 लाइनों की यही निकल के आएगी। इसमें बाकी हमने पुलिस वालों की संलिप्तता देखी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस वालों ने कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन संख्या बल कम था, इस कारण से हम उस दंगे को कंट्रोल नहीं कर पाए। जो कि आधिकारिक बयान आएगा, आप 1 दिन में या 2 दिन में देख लीजिए, यही आएगा कि संख्या बल कम था पुलिस वालों का, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन बाद में हमने दूसरी जगह से पुलिस बुलाई और मामले को कंट्रोल करा, काबू में करा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है पुलिस वालों पर, प्रशासन पर भी दबाव बना रही थी उस दौरान, जी। कि वो उचित पूरी जो कार्रवाई हो सकती थी उस तरीके की कार्रवाई में भी नहीं करी गई। वो तो आपने पहले वीडियो में देखा है। पहले वीडियो में साफ जाहिर है पुलिस वाले कंधे पे बंदूक डाले घूम रहे हैं, हाथ में लठ लेके घूम रहे हैं, लेकिन ना वो किसी को कुछ कहते नजर आ रहे, ना किसी को रोकते नजर आ रहे। जो हो रहा है वो देखते नजर आ रहे हैं कि जो हो रहा है होने दो। और पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह का बयान भी आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस आज प्रशासन जो है भारी दबाव में काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन भारी दबाव में काम कर रहा है। जाहिर सी बात है, अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो इसलिए वो भी बोल सकते हैं। अगर वो आज सिटिंग होते तो आज उनके मुंह से भी ये बयान नहीं निकलता, क्योंकि नौकरी सबको प्यारी है। तो क्या लग रहा है कि जो माहौल था, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कल भी उन्होंने ये कहा कि माहौल उपचुनाव के लिए सेट कर रही है बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या कह रहे हैं हम सब कह रहे हैं, सारी जनता कह रही है। हर व्यक्ति जो थोड़ी भी बहुत भी समझदारी रखता है और जो थोड़ा बहुत भी ध्यान रखता है पॉलिटिक्स के मामले में, जरा बहुत समझता है, वो सब समझ सकता है कि ये सारा का सारा खेल जो है उपचुनाव जीतने के लिए करा गया है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसी की धारणा बना के मुंबई के चुनाव जीतने के, महाराष्ट्र के चुनाव जीतने की कोशिश करी जाएगी। योगी वहाँ भी यहाँ वहाँ भी पहुँच गए, उनका वहाँ भी वही एक जाके बयान एक ही है, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। सीधी सी बात, एक लाइन की वो फॉर्मूला पकड़ के चल रहे हैं। के तो पोस्टर लगे हैं, काफी प्रचार हो रहा है वहाँ। वो लगाएंगे। वो एक्चुअली क्या हुआ, उन्होंने आके हरियाणा में भी ये बयान दिए थे। अब हरियाणा में तंत्र की वजह से या किसी भी तरह से कांग्रेस की अपनी गलतियों से या आम आदमी पार्टी की वजह से ये लोग हार गए, तो अल्टीमेटली हाईलाइट यही कर दिया गया कि योगी जी के बयान का असर है कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए हिंदुओं ने एकजुट होकर वोट दिया है। कहीं वास्तव में हाँ। असर तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल कोई असर ना, मुझे तो नजर नहीं आता। तंत्र की जीत हुई थी, लोग की अगर जीत होती तो आप गए बयान हाशिए पे पड़ा हुआ होता। से हरियाणा में जीत गए वो, तो उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही है। हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना। हरियाणा जीतने के बाद कॉन्फिडेंस इसीलिए बढ़ गया है कि उन्हें लगता है कि हमने जो कहा वो उसी का असर है। असल असर क्या है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। जिस दिन सीजेआई साहब के सामने याचिका लगाई गई थी कि 20 सीटों पे हेराफेरी हुई है, ईवीएम में गड़बड़ पाई गई, उन्होंने उसी दिन उसको रिजेक्ट कर दिया और साथ में धमकी दी कि भारी जुर्माना लगा दूंगा मैं अगर इसे वापस नहीं लिया गया। तो एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी हैं, उन्होंने विकास बंसल हमारे मित्र हैं, उनके थ्रू याचिका लगाई थी और उनकी प्रिया मिश्रा के थ्रू, जो उनके 2 याचिका करता थे, उनकी याचिका उसी दिन रिजेक्ट कर दी। लेकिन कम से कम थोड़ी सी अच्छी बात ये हुई है कि उस याचिका को सुनवाई के लिए एनलिस्ट कर लिया गया कि 15 दिन बाद इसमें मामले में हम सुनवाई करेंगे, बाद में देखा जाएगा इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये चीज़ है। लोग इतने जागरूक हो गए हैं, आप कह रहे हो कि जनता सब समझ रही है, लेकिन जी। फिर भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये खत्म एक दिन लगता है सर, इसको एक दिन लगता है खत्म होने में। हिंदुओं और मुस्लिमों का मुद्दा वास्तव में मुद्दा है नहीं, जितना हाईलाइट करके दिखाया जाता है, जितना मीडिया में परोसा जाता है, उतना मुद्दा वास्तव में है नहीं। सीधी सी बात। हर चुनाव में, चाहे हाँ जी। महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, हरियाणा में तो हो भी चुका है, जी। यूपी में और महाराष्ट्र में, अभी हर जगह ये चीज यही घुमाई जा रही है, लेकिन वास्तव में वो चीज़ है नहीं जो चीज़ घुमाई जा रही है। अभी भी बीजेपी के पास मैक्सिमम वही 40%, 42%, 47% वोट जाता है। अगर आप पूरी 100% वोटिंग को देखा जाए तो 45% वोट भी अगर बीजेपी की झोली में गया तो 55% तो दूसरी तरफ जा रहा है ना। और उस 55% में ऐसा तो नहीं कि वो सारा मुस्लिम वोट है जो दूसरी तरफ जा रहा है, उसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, सब समाज का वोट जा रहा है। और जो बीजेपी को वोट जाता है वो अभी टोटल अपने आप को जो कहते हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं, बीजेपी चाहिए हमें, तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सिलेंडर 1000 की जगह 5000 हो जाए, हमें बीजेपी चाहिए, बहन बेटियों की नग्न परेड होती रहे, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो बीजेपी चाहिए। सीधी सी बात है। उन लोगों के दिमाग में केमिकल लोचा सिर्फ एक चलता है कि मुस्लिमों की तो चूड़ी चढ़ा रही है ना, इसलिए वो खुश हो जाते हैं कि हाँ हाँ मुस्लिमों को तो दबाया जा रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। अब उससे कोई मतलब नहीं, अब तो हमें हिंदू राष्ट्र भी चाहिए और हमें तो बीजेपी ही चाहिए, क्योंकि ये इनको दबोच रहे हैं। कल को ये नहीं पता कि तुम्हें भी दबोचेंगे। आज उस विधायक ने रिपोर्ट क्यों लिखवाई? क्योंकि उसकी बेटे की जान पे बनाई थी। अगर उसकी बेटे की जान पे नहीं बनी होती तो वो भी रिपोर्ट नहीं लिखवाता। अब जैसे जैसे इन लोगों के पास आएंगे ना ये ज़ॉम्बी, इनके घरों में घुसना शुरू करेंगे, बीजेपी वालों के घरों में घुसना शुरू करेंगे, तब इन्हें होश आना शुरू होगा कि हमने किन लोगों को पाल लिया, कैसे आस्तीन के साथ पाल लिए। जब अपने अपने पैर पे फटेगी तब इनको याद आएगी कि हाँ ये क्या हो रहा है, तब लोगों को होश आना शुरू होगा। उससे पहले होश में आना नामुमकिन है। अगर बीजेपी ये 10 उपचुनाव जीत भी जाती है जी, तो क्या फिर ये चीजें इस तरीके की जो पॉलिटिक्स है, आपको लग रहा है आने वाले चुनावों में फिर से? हाँ बिल्कुल, अगर ये उपचुनाव में अगर अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश अगर से बीजेपी फिर जीत जाती है तो ये चीज़ें इनको और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्हें लग जाएगा कि यही फार्मूला हमारे लिए कामयाब हो रहा है, इसी फार्मूले को अब आगे बढ़ाओ। इनके पास दूसरा तो कोई फार्मूला है नहीं, ना काम करने का फार्मूला है, ना विकास का फार्मूला है, ना दिखाने के लिए कुछ
कुछ है, ना किसी और तरीके से कुछ है कि हम करें तो करें क्या। अल्टीमेटली वही, जब उन्हें हिंदुत्व के मुद्दे पे वोट मिल रहे हैं तो विकास का नाम क्यों लेंगे, वो रोजगार क्यों देंगे, वो शिक्षा स्वास्थ्य क्यों देंगे। जब आपको वोट ही मिल जा रहा है हिंदुत्व के मुद्दे पे, तो ना वो अस्पताल बनाएंगे, ना वो शिक्षा बनाएंगे, ना वो स्कूल बनाएंगे, ना वो कॉलेज बनाएंगे, ना वो पढ़ाई लिखाई का खर्चा कम करेंगे, ना वो किसी और चीज़ में, ना वो आपको रोजगार देंगे। जब आपको पता है कि बेरोजगारी की पूरी फौज जो है वो तैयार है हमारे पीछे बीजेपी करने के लिए, तो फिर वो क्यों किसी को कुछ देंगे। जब आपका कोई व्यक्ति बिना कुछ खाए पिए आपका काम करने में लगा होगा तो आप उसे 4 रोटी क्यों दोगे, नहीं दोगे ना। 4 रोटी आप उसे तभी दोगे जब वो आपका काम करने से मना कर देगा, तब आप कहोगे अच्छा भाई तू 4 रोटी भी ले और मेरा काम कर, जाहिर सी बात है। तो फिलहाल इनको ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही, उन्हें दिख रहा है कि हमारा काम तो हिंदुत्व के मुद्दे पे चल रहा है, तो चले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जिस दिन ये नशा उतरेगा उस दिन लोगों को पता चलेगा कितना खो चुके होंगे, वो क्या हालत कर चुके हैं वो अपनी और अपने घर परिवार की। अब सीधी सी बात है, इसका धार्मिक उन्माद का सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है ना, रामगोपाल मिश्रा लोगों के बहकावे में आके, उकसावे में आके चढ़ गया दूसरे की छत पे, गोली खा ली, अगला तो गया जान से, मिला गया उसे 10 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी का वादा करा गया है उसके परिवार के किसी व्यक्ति को, दूसरा उसे एक घर दिया जाएगा। ठीक है जी, सरकार में उसके परिवार में व्यक्ति कौन है, उसकी वाइफ, वो अनपढ़, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, उसके बूढ़े माँ बाप, उनकी एज सरकारी नौकरी लायक है नहीं, उसका बच्चा वो 1 साल का है, तो सरकारी नौकरी करेगा कौन, लाभार्थी कौन बनेगा, जैसे आता उसकी वाइफ ही बनेगी ना, और उसकी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है तो उसे मिलेगा क्या, चपरासी की नौकरी, कलेक्टर की नौकरी तो मिलने वाली है नहीं। अब चपरासी बन के जिंदगी भर दुनिया के वो चाय पिलाएगी, झूठे बर्तन उठाएगी, उनके गिलास उठाएगी, पानी के गिलास उठाएगी, तो फिर क्या उसकी जिंदगी रहेगी भाई, और उसका हमेशा के लिए आदमी चला गया, क्या मिला उसे। तो इसी तरह जब बाकी लोगों को समझ आएगी ना कि हमारा कोई धंधों में शामिल नहीं होना, हमें इनके बहकावे में नहीं आना, उसी दिन इसकी बीजेपी की राजनीति उसी दिन ठप हो जाएगी। लास्ट सवाल, आपका एनालिसिस क्या कहता है, बीजेपी जो यूपी के उपचुनाव में कौन जीत रहा है? देखिए जी, अगर सिर्फ मुद्दों की बात करी जाएगी तो बीजेपी बाहर है, लेकिन अगर फिर से वही हरियाणा की तरह तंत्र की जीत हो गई तो फिर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तमाम डीएम और जो एसएसपी और कलेक्टर है उनको ऑर्डर दिए जा रहे हैं कि भाई ध्यान दो, इस चीज़ों पे ध्यान दो, हमें उपचुनाव जीतना ही जीतना है। तंत्र की जीत हो गई, लोग फिर हार जाएगा। अगर निष्पक्ष चुनाव हो गए, स्ट्रांग रूम पे लगातार निगरानी रखी गई 24 घंटे, ईवीएम का ध्यान रखा गया, तो इनमें से एक भी सीट बीजेपी के हाथ में नहीं आने वाली। काम करो आप यहाँ पे आके बना लो वीडियो, इसके बजाय कमाने दो आप लोग अपने